गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अपना देखते हैं बीपीएससी टायर 3 का। यहाँ पर प्रैक्टिस शीट हमारा 21 है, 21वां है। यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो फूड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज का है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपने हम लोग भोज्य पदार्थों को जो है लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो उसके तहत हमारे पास क्या है, यहाँ पर तमाम मेथड होते हैं और उस तरीके के मेथडों के द्वारा, विधियों के द्वारा हम अपने भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक के लिए जो है संग्रहित करके रख सकते हैं, वो भी सुरक्षित रख सकते हैं जिससे कि वो खराब न होने पाए। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि भोज्य पदार्थ हमारे क्या होते हैं, खराब होने के तहत हम लोग कहेंगे कि उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उसके जो साइज होते हैं और उसके जो सुगंध होते हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं। तो हम कहेंगे अपने भोज्य पदार्थों के कलर को हम लोग को बचा के रखना है। उसकी जो साइज है, मीन्स जो उसका शेप है, साइज है, उसको हम लोग को सेम रखना है। हम लोग कहेंगे कि उसके जो न्यूट्रिएंट हैं, उस न्यूट्रिएंट को भी हमें सेफ रखना है, लॉन्ग टाइम तक के लिए रखना है। तो इन सभी को बचा करके रखने के तहत हम लोग का एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं परिरक्षण या प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग अपने भोज्य पदार्थों को संरक्षित करके रख रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे फूड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कितनी मेथड है। पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहा है कि खाद्य परिरक्षण की कितनी विधियां होती हैं, मीन्स कितनी विधि द्वारा हम अपने भोज्य पदार्थों को लॉन्ग टाइम के लिए सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो उसके तहत हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर देखिए दे रहा है कि 2 विधियां होती हैं, 3 विधियां होती हैं, 4 विधियां होती हैं, 5 विधियां होती हैं। हम लोग कहेंगे कुल मिलाकर के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 4 होते हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शनल मिला यहाँ पर सी की 4 विधियां होती हैं। चारों विधियों के तहत हम लोग कहेंगे कि देखिए फूड फूड प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन फूड प्रिजर्वेशन के 4 मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं। पहले के तहत हम लोग बोलेंगे अरोगारुकता, मीन्स एसोप्सिस, एसोप्सिस बोलते हैं, एसोप्सिस, एसोप्सिस। दूसरा हम लोग कहते हैं हिमीकरण, मीन्स फ्रीजिंग, हिमीकरण बोलते हैं, हिमीकरण। और तीसरा हम लोग कहते हैं भौतिक विधि, भौतिक विधि, भौतिक विधि। और चौथा होती है रासायनिक विधि, रासायनिक। अब इसके अंतर्गत भी हम लोग कहेंगे कि अरागुकता, एसोप्सिस और हिमीकरण के तहत हमारा जो प्रोसेस है फ्रीजिंग का, उसमें हम लोग कहें अरागुकता का कोई हमारा टाइप्स नहीं होता, लेकिन हिमीकरण के कई टाइप्स होते हैं, भौतिक मेथड के भी कई टाइप्स होते हैं और केमिकल के भी हमारे कई केमिकल होते हैं जिनके द्वारा हम अपने भोज्य पदार्थों को लॉन्ग टाइम तक संरक्षित करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम हो गया कि खाद्य परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण की कितनी विधियां होती हैं। तो हम लोग कहेंगे फूड प्रिजर्वेशन की 4 विधियां होती हैं, एसोप्सिस, हिमीकरण, भौतिक और रासायनिक। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारे भोज्य पदार्थ में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तहत हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग का मिलेगा बैक्टीरिया, मिलेगा बैक्टीरिया होगा। इसके बाद हम कहेंगे फंगस होगा, फंगस होगा। हम कहेंगे कि स्पोर होंगे, स्पोर होंगे। वायरस होगा, वायरस होगा। ये हमारे क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। इन सभी ऑर्गेनिज्मों को हम लोग कहेंगे, सूक्ष्म जीवों को प्रवेश को हम लोग कहेंगे ये प्रवेश ही न करने पाए, हमारे भोज्य पदार्थ में जा ही न पाए जो है। तो ये जब इसमें नहीं पाएंगे तो ये हमारी एक मेथड है। कौन सा हम लोग मेथड का प्रयोग करें जिसकी वजह से हमारे भोज्य पदार्थों में ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश ही न कर पाए। तो इस तरीके की विधि जो हमारी होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसोप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसोप्सिस। और हिंदी में हम लोग कहेंगे अरोगारुकता। और हमारा सी है रासायनिक और डी हमारा ए और बी।
तो देखिए हिंदी का कैसे, इस हिंदी को हम लोग इंग्लिश में अरोगाड़ुता को इंग्लिश में एसोप्सिस कहते हैं और ज्यादातर इसी के नाम से आता है। तो हम लोग को ऑप्शन क्या सही हो जाता है, ए डी सही हो जाता है। मीन्स ए और बी का प्रोसेस या तो आपको ऑप्शनल हिंदी में होगा या तो ऑप्शनल आपका इंग्लिश में होगा। तो इस तरीके से भोज्य पदार्थ में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने से रोक देंगे। एक हमारी ये विधि है जिसे हम लोग कहेंगे एसोप्सिस। आइए दूसरा हमारी तीसरा क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को निकालने की प्रक्रिया। अब देखिए बाई चांस हमारे भोज्य पदार्थ में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए, तो जब वो हमारे भोज्य पदार्थ में चले गए तो वहां हम कहेंगे कि उन सूक्ष्म जीवों को निकालने की विधि क्या कहलाएगी। मीन्स किस मेथड द्वारा हम इन लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने भोज्य पदार्थों से निकाल सकते हैं जो है। तो हम कहेंगे कि एक तो जाने से रोक देने वाली विधि हो गई, दूसरा अगर चला गया तो उसको निकालने वाली विधि हमारी क्या बोली जाएगी, फिल्ट्रेशन बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी, फिल्ट्रेशन। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया यहाँ पर दो मेथड कि भोज्य पदार्थ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने से रोकने की एक विधि हो गई और दूसरी हो गई कि अगर ये चले गए तो उनको निकालने की हमारी एक विधि हो गई। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और क्रियाशीलता रोकी जा सकती है। मीन्स अब हमारा यहाँ पर कौन सा प्रिजर्वेशन मेथड है जिसके द्वारा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चले गए भोज्य पदार्थ में, तो यहाँ भोज्य पदार्थ में जाने के बाद एक तो हम उनको निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकाल पाए तो इनके ग्रोथ को हम लोग को रोक देना है। तो ग्रोथ को किसके द्वारा रोकेंगे, कौन सी विधि द्वारा हम लोग रोकेंगे, हम कहेंगे लो टेम्परेचर से या ड्राई सुखाने से या रसायन से या सभी से। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर द्वारा क्या हम इसे रोक सकते हैं, इसके ग्रोथ को और हम लोग कहेंगे एक्टिविटी को। तो देखिए क्या हम ड्राई द्वारा कर सकते हैं, ड्राई सुखा करके जो है, या हम कहेंगे केमिकल, केमिकल, केमिकल। हम कहेंगे कि सभी के द्वारा, रसायन के द्वारा भी हम इसके ग्रोथ को हम लोग क्या कर सकते हैं और एक्टिविटी को रोक सकते हैं। हम लोग कहेंगे सुखा करके भी, लो टेम्परेचर पर भी, ड्राई करके भी और केमिकल द्वारा भी, सभी के द्वारा हम इनके ग्रोथ को क्या कर सकते हैं और एक्टिविटी को रोक सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा। देखिए भोजन में उपस्थित एंजाइम को निष्क्रिय करना कहलाता है। अब भोजन हमारे जो भी हैं उसमें हम लोग कहेंगे कि उसको खराब होने के केवल दो कारण, भोज्य पदार्थों के खराब होने के दो कारण होते हैं। यहाँ पर देखिए भोजन को खराब करने के दो कारण होते हैं, दो कारण होते हैं, दो कारण होते हैं। दो कारण कौन कौन सा, पहला हम लोग कहेंगे वाटर होगा, H2O होगा, दूसरा हम कहेंगे कि एंजाइम होगा, एंजाइम। वाटर और एंजाइम यही दो हमारे फैक्टर हैं जिसके कारण भोज्य पदार्थ हमारे क्या करते हैं, नष्ट होते हैं, खराब होते हैं, सड़ते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि एंजाइम, इस एंजाइम को हम लोग क्या करेंगे, इनएक्टिव कर दें, निष्क्रिय कर दें, निष्क्रिय। जब ये हमारा निष्क्रिय हो जाएगा एंजाइम तो हमारे भोजन नष्ट नहीं होंगे, मीन्स खराब नहीं होंगे। तो हम कहेंगे इसको रोकने के तहत हम लोग क्या कहेंगे, ब्लॉटिंग कहेंगे, स्टेरिलाइजेशन कहेंगे, विकिरण कहेंगे, हिमीकरण कहेंगे। हम लोग को मालूम है कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग ब्लॉचिंग कहेंगे। क्या बोलेंगे, इसे हम लोग ब्लॉचिंग कहेंगे। यहाँ पर देखिए ये ब्लॉटिंग हमारी एक प्रोसेस होती है। हम लोग कहेंगे कि जो भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, बॉयल होते हुए पानी या हम कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलते हुए पानी में हम लोग अपने भोज्य पदार्थों को डिपिंग करके उसमें डुबा करके उसको हम लोग आउट कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो प्रोसेस हमारा बोला जाएगा ब्लॉचिंग का। तो इस तरीके से जब हम लोग हॉट वाटर में अपने भोज्य पदार्थों को डालेंगे और निकालेंगे तो एंजाइम क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी और ये प्रोसेस हमारा बोला जाएगा ब्लॉचिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए खाद्य पदार्थ की भौतिक परिरक्षण विधि है।
मीन्स फिजिकल मेथड हम लोग को देखना है। अभी हमने आपको बता रखा था कि एक तो एसोसिस मेथड हमारी होती है, दूसरी हम लोग ने मालूम है हमें कि हिमीकरण की होती है, तीसरा फिजिकल की होती है, चौथा केमिकल की होती है। यहाँ फिजिकल मेथड जो हमारी है, ये फिजिकल मेथड कौन कौन सी है? तो देखिए, क्या प्रशीतन है, प्रशीतन के तहत देखिए ये तय हो गया, प्रशीतन का प्रोसेस होगा यहाँ पर। तो प्रशीतन हम लोग क्या करेंगे, प्रशीतन होगा, दूसरा हम कहेंगे हिमीकरण मीन्स फ्रीजिंग का प्रोसेस है, और तीसरा हमारा निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन है, हम कहेंगे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। और यहाँ हमारा फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग है ये, और हम कहेंगे ये हमारा ये भी हमारा फ्रीजिंग का ही प्रोसेस होता है, फ्रीजिंग का, फ्रीजिंग का। अब देखिए प्रशीतन, हिमीकरण, और हम लोग कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन हमारा मिल रहा है डी सभी। तो हम कहेंगे भौतिक विधियां ये हमारी सभी हैं, ये सभी को हम लोग ने क्या कर रखा है, बना रखा है। इसके द्वारा हमने भोज्य पदार्थों को लॉन्ग टाइम तक संरक्षित कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। देखिए, खाद्य पदार्थ की भौतिक विधि परीक्षण विधि नहीं, खाद्य पदार्थ की भौतिक परीक्षण विधि नहीं है। अभी तो आपने देखा कि ये फिजिकल मेथड हमारे कौन कौन से थे, यहाँ बोल रहा है कि फिजिकल मेथड नहीं है, भौतिक परीक्षण विधि यहाँ पर बोल रहा है नहीं है। हम कहें गैस संग्रहार, उच्च ताप विकिरण, खमीरीकरण। तो देखिए, भौतिक का प्रोसेस में हम क्या खमीरीकरण को ले सकते हैं? नहीं, फर्मेंटेशन प्रोसेस, यहाँ पर हम कहेंगे फर्मेंटेशन, 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 फर्मेंटेशन प्रक्रिया हमारी भौतिक की नहीं होती। बाकी हम लोग कहेंगे गैस स्टोरेज, हाई टेम्परेचर और रेडिएशन। यहाँ पर देखिए रेडिएशन भी हमारा होगा, रेडिएशन, रेडिएशन, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और हम लोग कहेंगे गैस स्टोरेज, गैस स्टोरेज। ये सभी हमारे तीनों भौतिक होंगे, एक हमारा केवल होगा फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हमारी, जो कि भौतिक नहीं है, इसे हम कहेंगे केमिकल होती है, रासायनिक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। यहाँ पर देखिए खमीरीकरण का संबंध है, क्वेश्चन 8वां हमारा खमीरीकरण का संबंध है ईस्ट से, नमी निष्कासन विधि से, बीज संक्रमण से, केनिन से। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे खमीरीकरण का संबंध हमारा किससे है? तो देखिए, हम लोग को मालूम है कि खमीरीकरण का मतलब हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे फर्मेंटेशन मीन्स किण्वन, 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 ये है हमारा खमीरीकरण, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। अब देखिए, फर्मेंटेशन क्रिया हमारी मीन्स खमीर का किण्वन, किण्वन के तहत आप देखिए यहाँ पर ईस्ट, नमी निष्कासन विधि, बीज संक्रमण, केनिन। यहाँ पर कीड़ा कौन सा है? हम लोग कहेंगे यहाँ पर ईस्ट है। देखिए ईस्ट की, ईस्ट से खमीरीकरण का संबंध किससे होगा? हम लोग कहेंगे ईस्ट से। ये ईस्ट हमारा क्या, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। मीन्स खमीरीकरण हमारा किसके द्वारा होगा? हम लोग कहें खमीरीकरण की प्रक्रिया बैक्टीरिया द्वारा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, फ्रीज का सामान्य तापमान होता है, अच्छा क्वेश्चन है हम लोग का। यहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेटर के तहत हमारी बातें आती है। रेफ्रिजरेटर में हमारा एक बॉक्स होता है, जिसे हम लोग फर्स्ट बॉक्स बोलते हैं। तो जो हमारा प्रथम बॉक्स होता है फ्रिज का, उसे हम लोग फ्रीजर के नाम से जानते हैं। तो वही हमारा जो फ्रीजर का तापमान है, मीन्स फर्स्ट कंपार्टमेंट का हमारा यहाँ पर प्रोसेस है। तो पहला जो कंपार्टमेंट होगा उसका सामान्य ताप, मीन्स फ्रीज का सामान्य तापमान होता है -4 से -29 डिग्री सेल्सियस, -10 से 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट छूटा है, हम लोग कहेंगे -40 डिग्री सेल्सियस, सी हमारा 50 डिग्री सेल्सियस, डी हमारा 60 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग कहेंगे इसका संबंध हमारा तापमान -40 से -29 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स जो हमारा फ्रीजर है, उस फ्रीजर का तापमान -4 से लेकर के -29 डिग्री सेल्सियस होता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 10वां क्वेश्चन। देखिए, फलों एवं साग सब्जियों को क्रिया के किस ताप पर रखा जाता है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि यहाँ का हमारा जो क्वेश्चन है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, हमारे फूड और वेजिटेबल्स को ले रहा है यहाँ पर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो क्रिया के किस ताप पर रखा जाता है। मीन्स हम कहेंगे परिरक्षण के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेकिंग है, फलों और साग सब्जियों को परिरक्षण क्रिया के किस ताप पर, जो को परिरक्षण क्रिया यहाँ होना चाहिए, परिरक्षण 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 क्रिया के किस ताप पर रखा जाता है। मीन्स -5 से -10 डिग्री सेल्सियस, -15 से -121 डिग्री सेल्सियस, -250 से -30 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे फलों और सब्जियों को प्रिजर्व करने के लिए -15 से -121 डिग्री सेल्सियस तापमान हमको आवश्यक होता है। मीन्स -5 से लेकर 15 से लेकर के -121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लॉन्ग टाइम के लिए संरक्षित रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11वां। देखिए, फ्रीजिंग विधि मीन्स हम कहेंगे हिमीकरण का संबंध है। हिमीकरण का संबंध क्या, गहरी हिमीभूत से है, चिल स्टोरेज से है, कोल्ड एवं सेलार स्टोरेज से है, डी हम कहेंगे सभी से है। तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर ये हमारे सभी के सभी ऑप्शनल क्या होंगे, फ्रीजिंग के लिए सही होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कहेंगे गहरी हिमीभूत, चिल स्टोरेज, कोल्ड एवं सेलार स्टोरेज, दी सभी मीन्स ये सभी हमारी फ्रीजिंग की भिन्न भिन्न ताप पर ये हमारी क्या है, स्टोरेज करने की विधियां हैं। तो यहाँ पर सभी हमारी विधियां हैं हिमीकरण की, बस अंतर क्या है कि इनके सभी के टेम्परेचर क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। बाकी इन सभी के तहत आपके क्वेश्चन आगे मिलते जाएंगे, उसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फ्रीजिंग विधि में भोज्य पदार्थ का सामान्य ताप, अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल टेम्परेचर बोल रहा है कि फ्रीजिंग मेथड में भोज्य पदार्थ का सामान्य तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर पूछ रहा है। यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर कितना रखा जाता है फ्रीजिंग मेथड में, क्या 20 से -20 से 0 डिग्री सेल्सियस, 30 से 0 डिग्री सेल्सियस, 40 से 0 डिग्री सेल्सियस, 50 से 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर 20 से 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग मेथड में हमारी जो टेम्परेचर की काउंटिंग की जाती है वो काउंटिंग कितनी होती है, 20 से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपने भोज्य पदार्थों को रखना ही फ्रीजिंग मेथड का प्रोसेस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर है भोज्य पदार्थों को फ्रीज करने का। अब देखिए डीप फ्रीजिंग का तापमान, अब हम लोग का मिला नॉर्मल टेम्परेचर मिला, अब यहाँ पर नॉर्मल फ्रीजिंग मिला, अब आपको मिला डीप फ्रीजिंग, गहरी। डीप मीन्स होता है गहरी प्रशीतन विधि। गहरी प्रशीतन विधि का तापमान हमारा कितना होगा, -6 से -12 डिग्री सेल्सियस, -18 से -40 डिग्री सेल्सियस, -25 से 50 डिग्री सेल्सियस। तो हम कहेंगे डीप के तहत -18 से -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आवश्यक होता है। मीन्स इस ताप को ही हम लोग कहेंगे गहरी हमारी प्रशीतन विधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 14वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चिल स्टोरेज का तापमान, अब यहाँ पर हम लोग का मिला चिल स्टोरेज, देखिए क्रमशः आपको मिलता जा रहा है, नॉर्मल फ्रीजिंग मिला, डीप फ्रीजिंग मिला, अब आपको मिल रहा है चिल स्टोरेज का तापमान। चिल स्टोरेज का तापमान कितना होगा, 10 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 से 33 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी बोल रहा है कोई नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर 32 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा चिल स्टोरेज का तापमान। तो अब आपको मिल गया होगा दोनों का, हम लोग का मिला एक तरह से तीनों का, नॉर्मल फ्रीजिंग का भी मिला, डीप फ्रीजिंग का भी मिला और यहाँ पर चिल स्टोरेज का भी टेम्परेचर मिला। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां। देखिए ताजे फलों या सब्जियों को संरक्षित रखने का तापमान है। यहाँ पर हमारे क्या है, फ्रेश हैं, जो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स,
फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स को यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दे रखा है टेम्परेचर को। एक क्वेश्चन हम लोग को मिल भी चुका है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम है कि यहाँ फ़ारेनहाइट की बातें हैं तो 35 डिग्री फ़ारेनहाइट या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इसका आंसर हमारा क्या होगा 35 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स इसे अगर हम डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो वही आंसर आएगा जो आपको पहले क्वेश्चन में मिला हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16वां। देखिए दूध दही और अंडा को संरक्षित रखने का तापमान ये सब हमारे क्या है हम लोग कहेंगे एनिमल हमारे फूड है। एनिमल फूड्स के तहत देखिए दूध भी हमारा एनिमल फूड्स, दही भी हमारा एनिमल और अंडा भी एनिमल। इस सभी को संरक्षित रखने का तापमान होगा क्या इसे 15 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाएगा या 35 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 से 55 डिग्री, या हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे इसे हम लोग कहेंगे 35 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स दूध हो दही हो या अंडा हो। ये क्वेश्चन हमारा कई बार आ चुका है तो इसे आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे कि दूध दही और अंडे को हम लोग कितने टेम्परेचर पर संरक्षित रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो हमारा ऑप्शन में क्या मिलता है 35 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17वां क्वेश्चन अपना। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है मिल्क प्रोडक्ट है पनीर। मिल्क प्रोडक्ट पनीर को सर्वाधिक सुरक्षित रखा जा सकता है। मीन्स ये खराब नहीं पाए तो इसे हम लोग सर्वाधिक सुरक्षित के तौर पर लेंगे। कितना टेम्परेचर लेंगे 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम लोग को मालूम है कि इसे हम लोग कितना लेंगे अभी हम लोग का मिला भी था 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना लेंगे हम लोग 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन मिला 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम लोग अपने पनीर को क्या करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए संरक्षित रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड तो समझते ही होंगे यहाँ पर हम लोग अपने तमाम जो है टोमेटो पोटैटो फिंगर्स मीन्स टोमेटो पोटैटो जिंगस गार्लिक इन सभी को हम लोग क्या करते हैं स्टोर करते हैं। जब स्टोर करते हैं तो उसका नाम हो जाता है क्या कोल्ड प्लेस में रखा गया तो नाम हो गया कोल्ड स्टोर। कोल्ड एक तरीके से आप जानिए कि कोल्ड स्टोर का तापमान कितना होता है जिसमें हम लोग अपने आलू प्याज टमाटर लहसुन सब रखते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से -35 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 से 25 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 से -10 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा 0 से लेकर के -35 0 से -35 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है हमारा किसका कोल्ड स्टोर का। तो तमाम जगह पर आपके यहाँ कोल्ड स्टोर होगा उस कोल्ड स्टोर के तहत माइंड में डाल लेना कि जो भी कोल्ड स्टोर होता है उसमें जो टेम्परेचर लिया जाता है वो 0 से -35 डिग्री सेल्सियस पर लिया जाता है। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। मक्खन को 1 माह तक मीन्स बटर को आपको रखना है बटर को आप 1 माह तक संरक्षित रखेंगे किस ताप यहाँ पर देखिए किस ताप पर रखा जा सकता है 1 माह। बटर को कितना रखना है बटर को 1 माह तक रखना है क्या -10 से -20 डिग्री फ़ारेनहाइट या -25 से -30 डिग्री फ़ारेनहाइट या -35 से -40 डिग्री फ़ारेनहाइट या इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग कहेंगे इसे रखने के लिए हम लोग लेंगे -25 से -30 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स -25 से -30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम लोग अपने बटर को अगर रखेंगे तो ये 1 माह तक क्या करेगा संरक्षित रहेगा और ये खराब नहीं होगा। इसके बाद फिर हम इसे हॉट प्रक्रिया द्वारा जो है किसमें घी में चेंज कर सकते हैं। आइए अगला प्रोसेस हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। देखिए मांस एवं मछली को किस तापमान पर कई सप्ताह तक संरक्षित रखा जा सकता है। कई सप्ताह मीन्स कई माह तक भी हम ले सकते हैं कई सप्ताह तक या कई माह तक भी हम इसे संरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है मीट है और मछली है। बात हमारे यहाँ पर मीट का है पोल्ट्री का नहीं है। तो हम लोग कहेंगे मीट की प्रक्रिया आपको मालूम ही होगा मटन का प्रोसेस होता है
समझ गए। तो यहाँ पर इसे मछली को और मटन को हम लोग रख सकते हैं कई सप्ताह तक रखेंगे। कितने टेम्परेचर पर रखेंगे हम लोग, कहेंगे -15 से -18 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर, माइनस। देखिए यहाँ पर ये सभी टेम्परेचर एथेंटिक हैं, हमें यहाँ पर कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। हमें बस इन्हें क्या कर लेना है, रट्टा मार लेना है, मीन्स इन्हें रट डालना है। जैसे आप इनको रट डालेंगे, माइंड में सेटल कर लेंगे इन सभी को। और दैनिक जीवन में ये सभी हमारे फूड स्टेप यूज होते हैं, हम लोग यूज करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में आप बैठाते चलिए कि हम जो खाते हैं उसे कितने टेम्परेचर पर हम लॉन्ग टाइम के लिए संरक्षित अपना करके रख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का मिला मटन और फिश का प्रोसेस -15 से हमें मिला -18 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए देखिए सेलार स्टोरेज का तापमान हम लोग का मिला था। यहाँ पर सेलार स्टोरेज का तापमान कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, या 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, या हम कहेंगे 15 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। बी हमारा है सभी। तो हम लोग कहेंगे 15 डिग्री सेल्सियस सेलार स्टोरेज मीन्स 15 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। सेलार स्टोरेज का जो तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, वो लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आइए 22 क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन देखिए। देखिए हमारा प्याज है, आलू है, शकरकंदी है और अरबी को संरक्षित रखा जा सकता है। यहाँ पर हम कहेंगे वेजिटेबल्स फूड स्टफ है हमारे, मीन्स हमारे वनस्पतिज भोज्य पदार्थ हैं। वनस्पतिज भोज्य पदार्थों को, प्राणीज भोज्य पदार्थों का हमने टेम्परेचर दे रखा कि प्राणीज भोज्य पदार्थों को कितने टेम्परेचर पर आप संरक्षित करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर बातें आती है हमारी वेजिटेबल से, मीन्स वनस्पतिज भोज्य पदार्थ की, कि इन्हें हम कितने टेम्परेचर पर क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, या अधिक तापमान पर, या स्टेबल हमारा 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस मीन्स 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर हम अपने वेजिटेबल से प्याज, आलू, शकरकंदी और अरबी को लॉन्ग टाइम तक संरक्षित करके रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, गैस स्टोरेज। 23 क्वेश्चन हमारा, गैस स्टोरेज में कौन सी गैस भरी होती है। अब यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि हमें जो गैस स्टोरेज है, इस गैस स्टोरेज में अपने भोज्य पदार्थों को हम लोग रखते हैं, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। क्या हीलियम भरा जाता है, अमोनिया गैस भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है, नियान गैस भरी जाती है। तो स्टोर करना है गैस के माध्यम, मीन्स कौन सी ऐसी गैस है जो हमारे भोज्य पदार्थों को खराब होने से रोकेगी, खराब उनको नहीं होने देगी। तो क्या हीलियम को रखेंगे, अमोनिया को रखेंगे, CO2 को रखेंगे, नियान गैस को रखेंगे। तो इसके तहत हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस होता है, ये हॉट होती है। क्या होती है, CO2, ये हमारा हॉट होती है, हॉट होती है। इस हॉट की प्रक्रिया हम लोग को मालूम है कि डिहाइड्रेशन, और हम कहेंगे यहाँ पर तो हमारा हॉट का प्रोसेस होता है। तो हॉट के तहत हम लोग कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। वहां पर बातें होती है कि हाई टेम्परेचर पर भोज्य पदार्थों को हम लोग संरक्षित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग CO2 का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर, गैस स्टोरेज में। अब देखिए गैस स्टोरेज में भी और एक पैकेजिंग भी आएगा, मीन्स पैकेजिंग में अलग गैस की बातें आएगी, लेकिन स्टोरेज में अलग गैस की बात आएगी। स्टोरेज में हम लोग क्या करेंगे, CO2 का प्रोसेस बनाएंगे। अगर CO2 ऑप्शनल में नहीं है, अगर CO2 नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस का प्रोसेस बनाते हैं। या तो CO2 गैस होगा, अगर CO2 नहीं है तो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24। देखिए पैकेजिंग डिब्बों में कौन सी गैस भरी जाती है। अब हमें मिला पैकेजिंग। तो देखिए पैकेजिंग में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, CO2 होगी, अमोनिया होगा, ऑक्सीजन होगा, या सभी होगी। मीन्स जो हमारे पैकेजिंग डिब्बे होते हैं, उस पैकेजिंग डिब्बों में हम लोग कहेंगे CO2 गैस होगी। और अगर CO2 की बातें देखें तो यहाँ पर CO2 और N2 गैस भी होगी।
अगर दोनों ऑप्शनल आपको आते हैं तो दोनों ऑप्शनल के तहत जैसे हम लोग कहेंगे कि हमारी दाल मोट आ रही, इस समय मार्केट में बहुत सारे हमारे क्या है बेकरी के सामान जैसे चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, ये सभी हमारे किस में आ रहे हैं, ये पॉलीथीन के पैकेजिंग में आ रहे हैं। तो जो पॉलीथीन पैकेजिंग होगी, नाइट्रोजन का प्रोसेस हमारा होता है पॉलीथीन पैकेजिंग, पॉलीथीन पॉलीथीन पैकेजिंग। पॉलीथीन पैकेजिंग के तहत हम लोग कहेंगे कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, और यहाँ पर CO2 भी होता है, लेकिन पॉलीथीन पैकेजिंग में टोटली हमारी नाइट्रोजन गैस होती है। अगर CO2 और N2 दोनों का प्रोसेस आपको देता है स्टोरेज में, तो इसे नंबर 1 पर लेंगे, इसे स्टेप फर्स्ट पर लेंगे, और CO2 को नंबर 2 पर लेंगे, इसे नंबर 2 पर लेंगे। मीन्स अगर दोनों ऑप्शनल आपको मिलता है क्वेश्चन में, तो हम लोग कहेंगे कि वहां पर आप फर्स्ट प्रियोरिटी किसको देंगे, नाइट्रोजन गैस को देंगे, क्योंकि CO2 से ज्यादा हम लोग कहेंगे फायदेमंद लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने वाली जो गैस हमारी होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो इस तरीके से ये अपना डाउट आप क्लियर कर लेना पैकेजिंग के तहत। आइए अगला क्वेश्चन है 25। देखिए, निर्जलीकरण की प्रक्रिया में कम किया जाता है। अब यहाँ पर निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण को इंग्लिश के तहत अगर आप जानते हैं तो इसे आप बोलेंगे निर्जलीकरण को डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। अब डी का मतलब होता है बाहर करना, बाहर करना। हाइड्रेशन मीन्स हाइड्रेट होता है, हाइड्रेट, हाइड्रेट, हाइड्रेट की प्रक्रिया हमारी वाटर होती है, जल को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट। तो देखिए यहाँ पर किसे बाहर निकाला गया, वाटर को, हाइड्रेट को बाहर किया गया, मीन्स जल को बाहर। डिहाइड्रेशन में किसको बाहर निकाला जाता है, हम लोग कहेंगे वाटर को बाहर निकाला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 का 26वां। देखिए, व्यापारिक स्तर पर निर्जलीकरण किया जाता है। अब हम कहेंगे कि एक तरह से कॉमर्शियल लेवल पर, कॉमर्शियल लेवल पर डिहाइड्रेशन, तो हमारा कॉमर्शियल लेवल पर डिहाइड्रेशन हम लोग करेंगे स्प्रे करके सुखाना, या सेलरों द्वारा सुखाना, या ड्रम द्वारा सुखाना, या सभी। ये सभी हमारे क्या है, भौतिक प्रिजर्वेशन मेथड है। भौतिक प्रिजर्वेशन मेथड के तहत ये सभी हमारे आएंगे, स्प्रे करके भी सुखाना। मीन्स ये ड्राई प्रोसेस देखिए लगा, निर्जलीकरण का मतलब सुखाना, 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 काउंट कर लेंगे डी सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, रसाकर्षण मीन्स परासरण प्रक्रिया की जाती है। परासरण के तहत हम लोग कहेंगे कि क्या होना चाहिए। देखिए, परासरण मीन्स चीनी नमक द्वारा हम लोग क्या परासरण करेंगे, नमक का प्रोसेस हमारा कितना, 15 से 20% नमक, 15 से 20% नमक द्वारा, नमक द्वारा, या 65 से 70% चीनी द्वारा, या हम कहेंगे डी सभी। तो देखिए, रसाकर्षण की प्रक्रिया हमारी किससे होगी, मीन्स हम कहेंगे सभी के द्वारा होगी। चीनी और नमक द्वारा, चीनी और नमक द्वारा परासरण किया जाता है। और इसमें भी हम कहेंगे कि चीनी हमारी कितनी होगी, नमक कितना होगा। तो देखिए, चीनी का दे रखा है प्रोसेस, चीनी हमारी कितनी होनी चाहिए, 65 से 70%, और जो नमक हमारा होना चाहिए वो दे रखा है 15 से 20%। मीन्स 15 से 20% नमक, और 60 से 65%, ये 65 से 70% हमारा क्या, शुगर। इन दोनों के द्वारा हम लोग कहेंगे परासरण की चीजें होती है, परासरण की प्रक्रिया की जाती है। मीन्स हम कहेंगे जल को क्या करना है, जो है रसाकर्षण मीन्स बाहर निकालना है। देखिए, उच्च तापमान का संबंध है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का रिलेशन किससे है, हम लोग कहेंगे पाश्चुरीकरण मीन्स पाश्चुराइजेशन, बॉइलिंग, प्रेशर कुकर, डी सभी। तो देखिए, पाश्चुराइजेशन, पाश्चुरीकरण का प्रोसेस आपको मालूम ही है। हम लोग कहेंगे 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 मिनट बॉयल करने के बाद उसे डायरेक्ट तुरंत कोल्ड के प्रोसेस में लाना, मीन्स हॉट को तुरंत कोल्ड में परिवर्तित करना है पाश्चुराइजेशन
लाता है। तो यहाँ पे बातें पाश्चराइजेशन की टेम्परेचर पे होती है। 3 प्रोसेस होते हैं, 3 टेम्परेचर का प्रोसेस लिया जाता है। जनरल होता है, मिड होता है और हायर होता है। मीन्स एक जनरली पाश्चराइजेशन का प्रोसेस होगा, एक हम लोग कहेंगे कि हमारा मिड पाश्चराइजेशन होगा और तीसरा हम लोग कहेंगे हाई पाश्चराइजेशन। तो हाई पाश्चराइजेशन की जो प्रक्रिया होगी वो हम लोग कहेंगे कि 120 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगी और 2 से 3 मिनट का प्रोसेस होगा। और हम कहेंगे कि जो हमारा मिड का होगा वो लगभग 100 का होगा और जो हमारा नॉर्मली होगा वो 62 और 30 मिनट का होगा। तो इसकी तरफ से हम लोग हॉट करने के बाद तुरंत इसको ठंडा करेंगे, बोला जाएगा पाश्चुरीकरण। मीन्स उच्च ताप का संबंध किससे है? पाश्चुराइजेशन से। बॉइलिंग आपको मालूम है कि बॉइलिंग का प्रोसेस 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है और प्रेशर कुकर 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। पाश्चुराइजेशन का 60 भी होता है, 72 भी होता है और 135 डिग्री भी सेल्सियस होता है। मीन्स इतने टेम्परेचर हमारे पाश्चुराइजेशन के होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। तो देखिए हाई टेम्परेचर का संबंध किससे है? हम कहेंगे हाई टेम्परेचर का संबंध यहाँ पर सभी से है। मीन्स ये सब का हमारा हाई टेम्परेचर बोला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 क्वेश्चन। देखिए फंगस को रोकने की सर्वोत्तम विधि है, मीन्स फफूंदी को रोकने की सबसे अच्छी विधि, मीन्स फफूंदी लगने ही न पाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेरिलाइजेशन, डिहाइड्रेशन, कहेंगे स्टेरिलाइजेशन, इंसन, डी हमारा कोई नहीं तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि देखिए स्टेरिलाइजेशन, बीज संक्रमण द्वारा हम लोग क्या करेंगे? हमारी सर्वोत्तम विधियां तो ये तीनों हमारी है, डिहाइड्रेशन की भी है और स्टेरिलाइजेशन, इंसन मीन्स धूप में सुखाना, इसे हम लोग कहेंगे धूप में सुखाना। धूप में सुखाना मीन्स धूप में, डिहाइड्रेशन मीन्स हम लोग कहेंगे जल को निकालना, H2O को निकालना, निकालना। यहाँ पर देखिए बीज संक्रमण, स्टेरिलाइजेशन हम लोग कहेंगे 121 डिग्री सेल्सियस ताप पर 20 मिनट गर्म करना, या हम इसे या ये भी बोल सकते हैं 135 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 मिनट गर्म करना। इसके द्वारा स्टेरिलाइजेशन के तहत हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर बीज संक्रमण, स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वहां पर हम कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया दिया जाता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मीन्स हम कहेंगे डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट किया जाता है, उसके तहत जो है हाई हमारा क्या, हाई स्टेरिलाइजेशन का टेम्परेचर दे रखा हूं मैंने 135 डिग्री सेल्सियस ताप और 3 मिनट से, जबकि जनरली 121 डिग्री सेल्सियस ताप पर 20 मिनट गर्म करना ही हमारा क्या स्टेरिलाइजेशन है। मीन्स स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस मालूम हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर दिया जाता है। मीन्स इसको नष्ट करना ही हमारा क्या बोला जाएगा? स्टेरिलाइजेशन बोला जाएगा। तो यहाँ पर फफूंदी को रोकने की सर्वोत्तम विधि क्या है? मीन्स ये आए ही नहीं तो हम अपने भोज्य पदार्थों को क्या करेंगे? हम कहेंगे 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 20 मिनट तक क्या करेंगे? इसको हम लोग जो है बॉयल कर डालेंगे, जिससे कि अब इसमें क्या होगा? फंगस लगेगा ही नहीं लगेगा। फिर इसका हम लोग क्या कर देंगे? पैकेजिंग कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए केनिन और बॉटलिंग के लिए संरक्षण विधि प्रयोग की जाती है। केनिन आपको मालूम ही होगा डिब्बा बंदी होती है और हम लोग बॉटलिंग कहेंगे बोतल बंदी। तो यहाँ पर देखिए डिब्बा बंदी, केनिन मीन्स हम कहेंगे डिब्बा बंदी और यहाँ पर हम कहेंगे बोतल बंदी, बोतल बंदी। तो देखिए कुछ हमारे भोज्य पदार्थों को डिब्बा में पैक किया जाता है और कुछ भोज्य पदार्थों को हम लोग कहेंगे बॉटल में, मीन्स जार में हम लोग क्या करते हैं? संग्रहित करके रखते हैं। लेकिन इसके पहले, रखने से पहले इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है? इसको हम लोग को संरक्षित करना पड़ता है।
और संरक्षित के तहत यहाँ पर देखिए के लिए संरक्षण विधि प्रयोग की जाती है। मीन्स कौन सी विधि हमारी संरक्षण विधि प्रयोग की जाएगी? ड्राइंग मेथड से, ड्राइंग मेथड मीन्स सुखा करके, स्टेरिलाइजेशन की या डिहाइड्रेशन की, डी हम लोग कहेंगे सभी की। तो हम लोग को इतना मालूम है कि हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, स्टेरिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? स्टेरिलाइज। केनिन और बॉटलिंग के लिए हमारी जो मेथड है प्रिजर्वेशन की, वो मेथड हमारी कौन सी होगी? स्टेरिलाइजेशन। अभी आपको हमने स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस बताया भी है कि 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 20 मिनट गर्म करके या 135 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 मिनट गर्म करके जो है भोज्य पदार्थों को निकाल करके बॉटल में या कहेंगे डिब्बा में क्या किया जाता है? पैक किया जाता है। मीन्स वो हमारा जो कैनिंग और बॉटलिंग के लिए जो कंजर्वेशन की विधि है प्रिजर्वेशन की, उसे हम लोग बोलेंगे स्टेरिलाइजेशन। आइए 31 क्वेश्चन देखते हैं। स्टेरिलाइजेशन का तापमान होता है फल एवं सब्जी के लिए, यहाँ पर देखिए 100 से 126 डिग्री सेल्सियस, 130 से 135 डिग्री सेल्सियस, 135 से 140 डिग्री सेल्सियस। तब यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर हमारा स्टेरिलाइजेशन है, हमने अभी बताया 121 से लेकर के हमारा कितना 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमारा 121 से लेकर के हम लोग कहेंगे 35 डिग्री सेल्सियस का प्रोसेस आएगा। तो यहाँ पर 100 से 126 दे रहा है, बी दे रहा है 130 से 135, सी दे रहा है 135 से 140, डी दे रहा है सभी। तो हम लोग कहेंगे हाईएस्ट की प्रक्रिया हमारी 135 की है और हमारा लोवेस्ट की 1 हमारा 21 की है। हमारा ऑप्शन क्या इसमें सही होगा? हम कहेंगे ऑप्शन हमारा बी सही होगा। यहाँ पर 121 के प्रोसेस से लेकर के हम लोग चलेंगे और चलेंगे कहाँ तक? 135 तक का प्रोसेस होगा। मीन्स 130 से 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा क्या होगा? स्टेरिलाइजेशन का तापमान होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए विकिरण विधि से कौन सी किरण प्रयोग की जाती है? मीन्स रेडिएशन द्वारा हम लोग अपने भोज्य पदार्थों को प्रिजर्व करते हैं। तो इस रेडिएशन के द्वारा हम लोग जब प्रिजर्व करते हैं तो उसमें कौन सी रे होती है? रेडिएशन के तहत हम लोग को मालूम है कि 3 तरीके की रे होती है। रेडिएशन के तहत रेडिएशन में हमें 3 तरीके की रे निकलती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। गामा, ये इतने रे निकलती हैं, अल्फा बीटा और यहाँ अल्फा बीटा और गामा। अब यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर देखिए गामा दे रहा, तीव्र गति इलेक्ट्रॉन दे रहा, दोनों दे रहा है और कोई नहीं। अल्फा बीटा हमें मिल रहा है क्या? अल्फा बीटा और गामा। तो ऑलवेज हमें यहाँ पर मालूम हो गया कि यहाँ पर देखिए गामा दे रहा है। बोलो तीव्र गति इलेक्ट्रॉन, मीन्स इस गामा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तीव्र गति इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए बीफ और पोर्क, बीफ आप समझते ही होंगे गाय का मांस, पोर्क हम लोग कहते हैं शुगर का मांस। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये बीफ है, गाय का मांस, कहेंगे गाय का मांस, गाय का मांस। और यहाँ पोर्क हम लोग कहेंगे शुगर का मांस, शुगर का मांस। गाय का मांस और सुअर के मांस में उपस्थित ट्राइकेनेला एवं फीता कृमि को रोका जाता है। किसके द्वारा रोकेंगे हम लोग? विकिरण द्वारा, बीज संक्रमण द्वारा, निर्जलीकरण द्वारा, डिहाइड्रेशन द्वारा। तो हम लोग कहेंगे इसे किसके द्वारा रोकेंगे? रेडिएशन द्वारा रोकेंगे। किसके द्वारा? रेडिएशन द्वारा। रेडिएशन, विकिरण द्वारा इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? कहेंगे विकिरण द्वारा इसे रोका जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए आलू, प्याज, अरबी, गाजर को अंकुरित होने से बचाया जाता है। अब इसे हम लोग जन्म नहीं होने देंगे, मीन्स न आलू को जन्म होने देंगे, न प्याज को, न अरबी को, न गाजर को। इन सभी के जन्म को हम लोग कहेंगे, इनके जन्म को, इनके जन्म को, जन्म को रोका जाता है। रोका जाता है किसके द्वारा रोका जाता है? मीन्स ये जमने न पाए, विकिरण द्वारा, विसंक्रमण द्वारा,
बॉइलिंग द्वारा, इसमें से कोई नहीं, तो हम लोग सीधे, हम लोग को मालूम है कि रेडिएशन द्वारा। किसके द्वारा? हम लोग कहें रेडिएशन द्वारा। इनको जामने से या इनको जमने से हम लोग क्या करेंगे? रोकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35। देखिए, फलों को पकाने से पचाया जाता है, मीन्स फल पकने ना पाए, वो लॉन्ग टाइम तक रॉ के रूप में ही रहे, रॉ मटेरियल के रूप में ही पड़ा रहे, मीन्स कच्चा ही बना रहे। मीन्स पकने के लिए हम लोग कहेंगे पकने से रोकना है तो रेडिएशन द्वारा रोकेंगे, हाई टेम्परेचर से, केमिकल से, डी हमारा सभी। तो हम लोग को मालूम है किसके द्वारा? हम लोग रेडिएशन के द्वारा इसे क्या करेंगे? पकने से रोकेंगे। पकने से बचाया जाता है किसके द्वारा? रेडिएशन से। अब फलों को पकाने के लिए हम लोग कहेंगे, फलों को पकाने के लिए हम लोग कहेंगे कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, रसायन का फलों को रसायन द्वारा पकाया जाता है। इसमें ज्यादातर हम लोग को मालूम है पकाने के लिए प्रयोग किया जाते हैं दो तरह, एक कार्बाइड होती है और दूसरा एथिलीन गैस होती है। एथिलीन गैस, एक तो हमारा कार्बाइड होता है और दूसरा हमारा एथिलीन गैस होती है। इस दोनों के द्वारा हम लोग फलों को पकाते हैं, जबकि जब इनको पकने से रोकना है तो हम लोग प्रयोग कर देंगे किसका? रेडिएशन मेथड का प्रयोग कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, नेचुरल परिरक्षण है, मीन्स प्रकृति ने हमको दे रखा है प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, जो प्रकृति द्वारा हमें प्रिजर्वेंट हमको प्राप्त हैं, तो जिसे हम लोग कहेंगे, देखिए नमक हो गया, ऑयल हो गया, स्पाइस हो गया, शुगर हो गया, डी सभी। तो आपको मालूम है कि ये सभी हमारे नेचुरल हैं। नमक भी हमारा नेचुरल है, ऑयल भी हमारे, स्पाइस भी, शक्कर भी, और डी हम कहेंगे सभी। ये सभी हमारे नेचुरल प्रिजर्वेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। प्राकृतिक परिरक्षण नहीं है, मीन्स प्रकृति ने हमको नहीं दे रखा है इसको, मीन्स इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो मनुष्यों द्वारा मैनमेड है, मीन्स मनुष्यों ने उसको बना रखा है प्रिजर्व करने के लिए। यहाँ पर देखिए, क्या प्याज है, लहसुन है, अदरक है, सोडियम बेंजोएट है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा? सोडियम बेंजोएट होगा। क्या होगा? हम लोग कहेंगे सोडियम बेंजोएट को मनुष्यों ने बना रखा है, ये हम कहेंगे मैनमेड है। ये मैनमेड है। बाकी हमारा नेचुरल है। हम लोग क्या कहेंगे? बाकी सभी हमारे नेचुरल हैं। इस तरीके से हमारा इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38। देखिए, स्क्वैश और शरबत को संरक्षित किया जाता है। हम लोग ने पढ़ रखा है स्क्वैश कैसे बनाते हैं, स्क्वैश में कौन से फलों का प्रयोग किया जाता है, स्क्वैश में कितनी चीनी प्रयोग की जाती है, ये सभी हमारे क्वेश्चन बन चुके हैं। अब इस स्क्वैश को और हम लोग कहेंगे शरबत को हमको संरक्षित करके रखना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का, सोडियम बेंजोएट का। डी हमारा तो सी दे रहा है, दोनों का डी बोल रहा है, कोई नहीं। हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम मेटासल्फाइड। किसका प्रयोग किया जाएगा? स्क्वैश और शरबत को संरक्षित करने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 39वां क्वेश्चन। देखिए, खमीरीकरण मीन्स फर्मेंटेशन की क्रिया होती है किसके द्वारा? ईस्ट द्वारा होता है, लैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा होता है, कार्बोज पर होता है, डी हम कहेंगे सभी। हम लोग को मालूम है खमीकरण की क्रिया होती है किस पर होती है? हम लोग कहेंगे, देखिए कार्बोज पर होती है, ईस्ट के द्वारा होती है। हम कहेंगे लैक्टिक जीवाणु दूध में भी लैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा होता है, मीन्स हम कहेंगे खमीरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ये हमारे सभी ऑप्शनल सही हैं। आइए अब हम लोग अपना आज का 40वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, बीजाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए एंटीबायोटिक प्रयोग की जाती है। यहाँ पर देखिए, जीवाणु नहीं दिया गया है, यहाँ पर जीवाणु नहीं है, यहाँ पर बीजाणु है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जीवाणु और बीजाणु में अंतर होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, क्या बोलेंगे हम लोग? सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव में हमें जो बैक्टीरिया है
जीवाणु है, ये जीवाणु, जीवाणु के बच्चे, जीवाणु के बच्चे को हम लोग बीजाणु बोलते हैं, बीजाणु, बीजाणु मीन्स इसे इंग्लिश में स्पोर बोला जाता है। क्या कहेंगे हम लोग? इसे इंग्लिश में स्पोर कहते हैं। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के हमारे जो बच्चे होंगे ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आएंगे। जीवाणु के बच्चे को बीजाणु, स्पोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर बात यह है कि इस बीजाणुओं की वृद्धि, इनके ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए एंटीबायोटिक प्रयोग की जाती है। एंटीबायोटिक क्या प्रयोग की जाती है? नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लाविन, कोई नहीं। यहाँ पर जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन हमारे किसके दिए हैं? विटामिन के दिए हुए हैं। तो इसमें कौन सी विटामिन है जो बैक्टीरिया के स्पोर को ग्रोथ करने से रोक देती है? तो उसे हम लोग कहेंगे नियासिन होती है। आपको मालूम भी है कि नियासिन क्या होती है? हम कहेंगे विटामिन। नियासिन विटामिन B3 होती है। क्या होती है? विटामिन B3 होती है नियासिन। तो इस तरीके से आज हम लोग का फूड प्रिजर्वेशन के 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब कल के लिए हम लोग एक नए फिर एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।